अस्सलामुअलैकुम वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और आज मेरे गेस्ट कुछ मुख्तलिफ हैं और कुछ स्पेशल भी। जी हाँ, आज मेरे गेस्ट हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। आज हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी की प्रॉब्लम्स के बारे में और ओवरसीज़ पाकिस्तान की फैसिलिटीज़ के बारे में। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं, जब पाकिस्तान विजिट करने आते हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अट्रैक्ट करती हैं। साथ ही हम बात करेंगे क्या रोल ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की इकोनॉमी में प्ले कर रहे हैं और साथ ही कि पाकिस्तान की सियासत को कैसे देखते हैं। ओवरसीज़ एजुकेशन सिस्टम क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान की तरह है या नहीं, और साथ ही हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सारा जमील मुफस्सिर जो कि हैं डेंटिस्ट, और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर मुफस्सिर गनी जो कि हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेलकम, मैं आपको बहुत खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में। आपका आने का बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले जो है वो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बाहर की कंट्रीज़ में आप रहते हैं, आयरलैंड में जो है वो आप रह रहे हैं इस वक्त, तो आप जब पाकिस्तान आते हैं तो क्या चेंजेस जो है वो पाकिस्तान में देख रहे होते हैं जो आपको पसंद आ रहे होते हैं, और ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में हो, ताकि जब आप अपने बच्चों को भी यहाँ लेके आ रहे हो तो वो खुश हों। वरना ऐसा होता है कि बाहर से अगर हमारे गेस्ट आ रहे होते हैं तो जब उनके बच्चे यहाँ आते हैं तो वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं और अपने मॉम डैड से कह रहे होते हैं कि आप हमें क्यों पाकिस्तान लेकर आए हैं। प्लीज। जी, मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान इज़ आवर होम कंट्री। पाकिस्तान जैसी बात आपको कहीं और नज़र नहीं आती, चाहे आप कहीं पे भी रह रहे हो। तो जब हम यहाँ पे आते हैं हम लोग खुद बड़े एक्साइटेड होते हैं, हमारे बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, और हमें उनको यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे लिए और बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ घूमना और यहाँ का माहौल ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दैट इन यूरोप। जैसे यहाँ पर बच्चों की फैसिलिटीज़ ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं और लो बजट्स में जो बंदा जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है वो भी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकता है। ये चीज़ें नॉर्मली आपको यूरोप में नहीं मिलती, दे आर यूजुअली ऑन अ हायर साइड। तो मुझे तो ये बात पाकिस्तान की बहुत अच्छी लगती है। यहाँ के आप बेसिक इवन आप ख़वातीन की बात करें तो उनके पार्लर्स देख लें, उन बच्चों के पार्क्स देख लें, यहाँ पे इवेंट्स देख लें। अब हमारा एक छोटा सा इंडिपेंडेंस डे का इवेंट मैंने अभी अटेंड किया बच्चों के साथ। उन्होंने प्रॉपर अपने एम्यूनेशंस और आर्मी के सारी जो वो लोग वॉर्स में चीज़ें यूज़ करते हैं सब उन्होंने एग्जिबिट की हुई थी, सब बच्चों ने एंजॉय किया। इस तरह की चीज़ें बहुत रेयर हैं कि आपको कहीं और मिलें। सो वी आर ऑलवेज एक्साइटेड कि पाकिस्तान आके एटलीस्ट आपको एक इंसाइट मिलता है कि बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, आपके फ़ौज, आपके डिफरेंट एरियाज़ में पार्क्स हों, एयरफोर्स की चीज़ें हों, म्यूज़ियम्स हों, उनकी एक्सेस ज़्यादा है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई थिंक इज़ अ वेरी गुड पॉइंट जो सबसे पाकिस्तान में मिल सकता है। ठीक है मुफस्सिर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या क्वालिटी लाइफ देख रहे हैं अपने कंट्री में जहाँ आप रहते हैं, और जब आप पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ पे क्या डिफरेंस देख रहे होते हैं। देखिए जी, इसमें बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट का सबसे पहले तो इसमें दो तीन बातें मैं ऐड करना चाहूँगा। पहले तो ये कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर है कंपेयर टू वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि एक आम आदमी के लेवल पे पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो उसमें आप गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देख सकती हैं, उसमें हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट मैटर्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रीमलाइंड और स्मूथ हैं। तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो आपको एक क्लियर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से का सामना करना पड़ता है, जिसमें आपको पता है कि इस दिन मैं पेमेंट दूंगा, इस दिन मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी, कोई कब्जे के चैलेंजेस नहीं है। ठीक है। तो जस्ट टू गिव वन एग्जांपल, लेकिन इस तरह के चैलेंजेस पाकिस्तान में शायद इस लेवल अभी उस लेवल की ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है या उस लेवल की कॉन्शियसनेस नहीं है कि जो बोथ गवर्नमेंट साइड से प्राइवेट कंपनीज की साइड से अवाम के लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है सारा जी, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो उसमें एक तो एलिमेंट ये है जी कि हमें पाकिस्तान में ज़्यादा कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, छोटी चीज़ें जिस तरह ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। तो दैट्स प्राइमरीली। दूसरा फिर इसमें यह है कि जी आपकी वहाँ की जो पब्लिक लेवल पे जो टैक्सेस जनरेट किए जाते हैं, फिर गवर्नमेंट उसके पास आती है, गवर्नमेंट के पास फंड्स आते हैं, फिर गवर्नमेंट उनको इन्वेस्ट करती है पब्लिक के ऊपर, वो बड़े रिस्पॉन्सिबली कर रहे होते हैं। और जहाँ पे फंड्स, जहाँ पे पब्लिक मनी आती है, वहाँ पे वो ज़रा सा भी आपका पैसा दाएं बाएं हो रहा हो तो लोगों को काफ़ी आवाज़ उठाते हैं, बोथ एट द न्यूज़ लेवल, एट द पब्लिक लेवल। तो इस तरह की कॉन्शियसनेस पाकिस्तान में भी आने की ज़रूरत है। और अब देखेंगे जैसे पाकिस्तान में वाली कॉन्शियसनेस आएगी तो जो पब्लिक फंडिंग है वो सारी अल्टीमेटली इन्वेस्ट होगी लोगों के बेनिफिट्स के लिए, और लोगों को वो बेनिफिट्स
in terms of transparency, in terms of consciousness towards smooth processes, law and order, वो सब फील होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. अच्छा सारा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप माशाल्लाह एक वर्किंग वुमेन है और साथ में मदर भी हैं, तो आप कैसे मैनेज करती हैं चीज़ें? और जब बाहर आप रह रही थी तो वहाँ पर जो है जब लेबर की सारी चीज़ें थी तो वो किस तरह हुई हैं? और यहाँ पर जो होता है जब लेडी प्रेग्नेंट होती हैं और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है काम करना, तो उस दौरान आपने काम किया और चीज़ें कैसी थी, फिर आपने कैसी चीज़ों को फेस किया? वहाँ पे मैं बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं एंड दैट गोज विदाउट डाउट. वहाँ के हॉस्पिटल्स दे आर वेरी ओल्ड. जिस हॉस्पिटल से मेरा लिंक था वो 200 साल पुराना हॉस्पिटल है वहाँ पे, एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल इन द यूरोप. तो लेकिन वहाँ के जो सिस्टम्स हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजीज़, वहाँ के इक्विपमेंट्स, वो सब लेटेस्ट थे. द डॉक्टर्स, मिडवाइफ्स, एवरीथिंग वाज वेरी गुड. और वो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं. दे टेक यू स्टेप बाय स्टेप. वहाँ पे वेटिंग टाइम समटाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बट द मोमेंट यू आर इन द रूम, इन द लेबर रूम, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं. तब से लेकर बेबी की बर्थ तक और उसके बाद भी 6 वीक्स तक आपके पास मिडवाइफ्स जो है विजिट कर रही होती हैं आप लोगों को घर पे, बेबी की हेल्थ के लिए, मदर की हेल्थ के लिए. और वहाँ पे पोस्ट पार्टम डिप्रेशन को दे टेक इट वेरी सीरियसली, जो यहाँ पे नॉर्मली नहीं लिया जाता है. इट इज़ समथिंग जो एक मदर की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. तो वहाँ पे इन चीज़ों को बहुत वैल्यू दी जाती है. यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने बहुत दफ़ा देखा है ख़वातीन जिनके दूसरे बेबीज़ होते हैं, दे आर वर्किंग एट होम, और वो हर चीज़ भी देख रही होती है बेबी के साथ. एग्जैक्टली. तो इस चीज़ को देखना चाहिए, हस्बैंड्स को बताना चाहिए, सब बंदों को उनके वर्क प्लेस पे, घर में, कि उनको थोड़ा सा स्पेस दें, उनको लेट देम कम बैक टू देयर नॉर्मल जोन, नॉर्मल कंफर्ट जोन, ताकि वो अपना ख्याल रख सकें, अपनी फैमिली का, और स्पेशली जो न्यू बेबी है उसका डेफिनेटली. अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहूँगी मुफस्सिर, मुझे ये बताइएगा कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस को कैसे देखते हैं? जब अगर आप कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो एज आपको मिल रही होती है पाकिस्तान की तरफ से. अगर आप चाह रहे होते हैं कि मैं पाकिस्तान में कहीं भी इन्वेस्ट कर दूँ, किसी प्रॉपर्टी में, कोई बिजनेस यहाँ पे सेटअप कर लूँ जो मैं बाहर कंट्री से ही रहकर जो है वो रन करूँ, तो फिर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में वो प्रोसेस ईजी है, आप आसानी से कर सकते हैं? This is a very good question, and this is a question that is very close to my heart also. कि पाकिस्तान में, और आपके चैनल की वसातत से मैं ये सब लोगों को एक पैगाम भी देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जब बाहर में लोग बैठे इन्वेस्ट करते हैं, तो एक तो जो फॉरेनर्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, या एक पाकिस्तानी जो बैठे हैं वो इन्वेस्ट करेंगे. तो फॉरेनर्स को तो आपको बड़ा स्ट्रांगली कन्विंस करना पड़ता है कि जी आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, रिस्क, लेकिन पाकिस्तानी जो वहाँ बैठे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज, दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान. दे डोंट नीड टू गेट कन्विंस्ड, प्राइमरीली. तो जब पाकिस्तानी जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, वो चाहे प्रॉपर्टी में हो, चाहे कोई अपना बिजनेस सेटअप करना हो, अब जिस तरह IT, डेटा एनालिटिक्स, इस तरह की चीज़ें बहुत वहाँ पे ग्रो कर रही हैं, तो यहाँ पे बेशुमार दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले जो है ना वो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है कि आप अप्रोच कैसे करेंगे, किस डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, जो मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आई. वहाँ पे क्लियर प्लान होता है कि इस डिपार्टमेंट के पास जाएं, नेक्स्ट आपको इस डिपार्टमेंट के पास जाना है, यहाँ से आपकी लाइसेंसिंग होगी. तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको गवर्नमेंट लेवल पे ईज और ट्रांसपेरेंट और विजिबल करने की जरूरत है. क्योंकि जब आप ये काम कर लेंगे तो आपको लोगों को ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ेगा. जिस तरह आपका रोशन डिजिटल अकाउंट की बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है कि जिसमें लोग पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन देयर ओन, जब उनको थोड़ी विजिबिलिटी और क्लैरिटी मिली. तो एक तो चीज़ ये है. दूसरा फिर जो आपका यहाँ के ग्रास रूट लेवल पे जो प्रोसेसेस हैं, जिसमें आपकी लोअर लेवल पे या मीडियम लेवल पे या हायर लेवल पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का इंटरेक्शन है, अगर उसको आप लोग अभी मैनुअल से निकाल के ऑटोमेटेड कर दें या वेबसाइट के थ्रू कर दें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. अब जस्ट टू गिव वन एग्जांपल कि मैं जब भी वहाँ पे बैठ के किसी भी पाकिस्तानी वेबसाइट पे, रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो गवर्नमेंट की है या वो प्राइवेट है, तो जब मैं पे करता हूँ किसी क्रेडिट कार्ड के जरिए, मुझे 99% मुझे पेमेंट एरर मिला, लेकिन ऐसा कभी भी मुझे बाहर की किसी ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए कभी नहीं मिला. तो पाकिस्तानियों को इस बात का अगर ये कॉन्शियसनेस आ जाए कि आप इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लें, जो लगती मुश्किल है लेकिन हैं बहुत आसान, तो आप नेचुरली बहुत सारा फंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में इनहैंस करा सकते हैं. ठीक है. अच्छा सारा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हम यहाँ देखते हैं कि जब बच्ची बड़ी हो जाती है, उसने एक हद तक एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद कहते हैं कि भाई अब हमने लड़की की शादी करनी है. बेसिकली उसको अपना प्रोफेशनल जो है वो उस तरफ जाने नहीं दिया जाता.
तो आप क्या समझती हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पाकिस्तान में ही है या बाहर कंट्रीज में भी है? नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बाहर बिल्कुल भी नहीं है। Oh, that's great. That's something जो मैंने वहाँ पे जाके नोटिस किया और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। पाकिस्तान में जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको बचपन से ही डिपेंडेंट बनाया जाता है। पहले अपने फादर पे, भाई पे, फिर हस्बैंड पे, बिल्कुल ठीक है, और लेटर इन देयर लाइव्स उनके बेटों पे। बिल्कुल उनको सेंस ऑफ ऑटोनॉमी दी ही नहीं जाती। बिल्कुल एजुकेशन उनकी मर्जी की नहीं होती, अगर होती है तो वो कम पढ़ा के शादियाँ कर देते हैं, और शादी के बाद भी टेल देम कि अब वही आपका घर है, आपने वहाँ से वापस नहीं आ पा सकते, ऐसा ही है, चाहे वो एब्यूजिव रिलेशनशिप है, कुछ भी है, ऐसा ही है। तो मुझे लगता है उनको एजुकेशन पूरी देनी चाहिए ताकि वो हमारे माशरे में या इवन बाहर भी जाएं तो वो अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को तो अपने बच्चों को तो रेस करें, लेकिन अपने आप को भी इस दुनिया में बराबर महसूस करें एज कम्पेयर टू अ गाय। उनको राइट टू चूज होना चाहिए। अपनी मर्जी के प्रोफेशन चूज करें, अपनी मर्जी की फील्ड्स में जाएं, और ख़वातीन में बहुत पोटेंशियल है, डेफिनेटली है। दे कैन वर्क, वो बंदों के बराबर काम कर सकती हैं, सिर्फ उनको वो माहौल देने की ज़रूरत है। और वी डोंट नो कि जिस बच्चे को आपने सप्रेस किया वो कल को क्या बने, वो फातिमा जिन्ना जैसी बने, वो हज़रत फातिमा जैसे उसके बाद ट्रेड्स हों, उसके हज़रत खदीजा जैसे ट्रेड्स हों, वो एक बहुत कामयाब डॉक्टर बन सकती है, वो एक अच्छी पॉलिटिशियन बन सकती है। बट हम उनको इतना सप्रेस कर देते हैं कि वो अपनी बेसिक नीड्स और बेसिक लाइफ और बेसिक राइट्स के लिए भी डिप्राइव रहती है। हाँ, वो आवाज़ नहीं उठाना जानती। ठीक है। अच्छा, साथ ही आपने बहुत बेहतरीन बात की, मैं बहुत मुतासिर हुई इस बात से आपकी। बीइंग अ वुमेन, आप अपने आप को कैसे देखती हैं? एक वर्किंग वुमेन है, काम करने में क्या दुश्वारियां फेस होती हैं? क्या बाहर हस्बैंड के बिना खुद निकल जाती हैं? अगर शॉपिंग करना हो या हस्बैंड घर पे ना हो, कोई ग्रॉसरी करनी हो, तो आराम से आप ट्रैवल कर सकती हैं? जी, तो उसके बाद एक और पॉइंट मेरे माइंड में आया आपके इस क्वेश्चन से कि आप अकेले जा सकते हैं कि नहीं। 2 साल पहले रमज़ान है, वहाँ पे एक एपिसोड हुआ जहाँ पे एक हिजाब वाली लड़की थी और समवन पुल्ड हर हिजाब एंड ही रैन अवे, और इस चीज़ को गवर्नमेंट ने इतना सीरियसली लिया कि इन्होंने हिजाब को प्रमोट करने के लिए और बेसिकली डाइवर्सिटी को दिखाने के लिए पूरी कैंपेन्स चलाई, हमारे बसेस पे हिजाबी ख़वातीन की पिक्चर्स लगाई और सबको बताया कि एवरीवन इज़ इक्वल। उन्होंने ऑफिसेज में हिजाब डेज रखे, जिसमें फॉरेनर्स ने भी हिजाब लिए हुए थे और जो आयरिश लोकल थे उन्होंने हिजाब लिए हुए थे, जस्ट टू डिस्करेज कि आप किसी को भी बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंसेस जज नहीं कर सकते और तंग नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है वहाँ की, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान में हरासमेंट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा मुफस्सिर, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी, मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटीज़ या फिर अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह देख रहे होते हैं? क्योंकि जब आप लोग बाहर से आ रहे होते हैं तो आप पाकिस्तान में आप चाहते हैं कि हम जब देख रहे होते हैं पिक्चर्स में तो हम सवाद भी घूमें, हम गिलगित भी देख लें और हम मरी भी घुमाएं, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो रास्ते हैं वो इस तरह के हैं, जो बाहर जिस तरह होते हैं डेवलप रास्ते हैं, और चीज़ें कैसी हैं, होटल्स कैसे हैं, और जो मिसमैनेजमेंट हो जाती है ये पाकिस्तान में होती है या नहीं होती, आप समझते हैं इसको? जी देखिए, इसमें ऐसा है कि बाहर के लोग, नॉट जस्ट यूरोपियन यूएस बल्कि मिडल ईस्ट में भी बाहर के लोग शायद पाकिस्तान से अब इस लेवल पे कॉन्शियसनेस अचीव कर चुके हैं या उस चीज़ के अवेयर हो चुके हैं कि वो एक छोटी से छोटी कोई टूरिस्ट स्पॉट होगा उस पर उन्होंने टिकट्स लगाए होंगे, पार्किंग स्पॉट्स लगाए होंगे, क्योंकि वो वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, मतलब मिलियंस ऑफ यूरोज। मैं एक जगह पे गया वहाँ पे वेस्ट कोस्ट में, क्लिफ्स ऑफ मोहर, फेमस टूरिस्ट स्पॉट, वहाँ पे ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ थी, पब्लिक स्पॉट, वो एक ऐसी प्लेस है जो मिलियंस ऑफ यूरोज एनुअल जनरेट करती है। तो पाकिस्तान में क्योंकि गोरा ये करता है, आपके जितने भी फॉरेन बैठे हुए हैं वो ये करते हैं कि दे ट्राई टू लिंक एवरी एक्टिविटी विद द फाइनेंस, और उसका उनको फ़ायदा ये होता है कि दे स्पेंड द मनी ऑन द फैसिलिटीज़, और फिर उससे वो रेवेन्यू कितना मिलेगा, उनको नज़र आता है कि रेवेन्यू इतना मिलेगा, टूरिस्ट इतने आ रहे हैं, तो वो फैसिलिटीज़ के क्वालिटी को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। और वो उसी पैसे से जनरेट होता है जो टूरिज्म से उनको रेवेन्यूज मिल रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि इस लेवल की अवेयरनेस अभी नहीं आई कि बेशुमार टूरिस्ट स्पॉट्स लिटरली यहाँ पे फ्री हैं या बहुत कम कीमत पे हैं। तो अगर आप उसको ऐसे मॉडल पे लेके जाएं कि वो अपना खुद सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल हो, टूरिस्ट फीस लगी हुई हो, रेवेन्यू जनरेट करें, तो आप देखेंगे कि पब्लिक लेवल पे अवेयरनेस भी आएगी, पब्लिक लेवल पे फैसिलिटीज भी मिलेंगी और पब्लिक ज़्यादा खुशी से आएंगे और ज़्यादा आएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करती हूँ। द चैलेंजेस के लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमें, क्योंकि आप देखें कि आपकी कॉम बेसिकली एक सर्टेन लेवल ऑफ टैक्स मनी जनरेट कर सकती है,
वो सारी टैक्स मनी आप टूरिज्म उस पर नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि आपकी नेशनल स्पेंडिंग एक आपको बहुत सारे और भी चैलेंजेस के सामने है। आपको हेल्थ इंप्रूव करनी है, आपको जुडिशरी, आपको लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारे वेन्यूज हैं। तो टूरिज्म एक ऐसी चीज है जो कि मोर लेस ठीक है, लग्जरी साइड पे मैं नहीं कहूँगा, बट मोर लेस उस साइड पे आती है बॉर्डर लाइन। तो वहाँ पे उनके मॉडल इस तरह आइडियली तो नहीं होने चाहिए कि टैक्स मनी निकाल के आपने वहाँ पे लगाया, बट वहाँ पे सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल जितना आएगा उतना आप फ्लरिश कर सकते हैं। और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज, इवन पाकिस्तान बलूचिस्तान जैसे एरियाज या आपके कराची जैसे एरियाज भी बहुत सारे इसमें टूरिस्ट स्पॉट्स अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ लोगों को इसका पता नहीं है। KPK में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, आप उनको मार्केट करें सही तरीके से। तो पाकिस्तान का साइज जबरदस्त बड़ा कंट्री है ये, बिल्कुल ठीक तो है। इतना लैंड तो दुनिया में कंट्रीज के पास अवेलेबल नहीं है। तो लॉट ऑफ रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम टूरिस्ट पर्सपेक्टिव्स आर अवेलेबल इन पाकिस्तान। ठीक है सारा, अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं, तो आप बाहर के मुल्क में एजुकेशन सिस्टम कैसे देखती हैं जो पाकिस्तान में है? ठीक है, अब पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करते हैं एजुकेशन सिस्टम को, तो पाकिस्तान में अगर हम देखें जो कोर्सेज और बुक्स हैं वो आज तक वही हैं, जो उसमें चैप्टर्स हम पढ़ते आए हैं वो आज तक वही हैं, बच्चों को वही पढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ पर क्या सिस्टम है कोर्सेज का, और किस तरह के चैप्टर्स जो है वो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, किस तरह की नॉलेज दी जाती है, और वो किस हद तक जो है वो जाके उनका माइंडसेट ये बनाया जाता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, और वो इसके लिए वो क्या स्कूलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इसमें ये है कि वहाँ पे हर बच्चे को बराबर एजुकेशन दी जाती है। हर स्कूल में हर लेवल पे एक जैसी एजुकेशन है, वो उस कंट्री के किसी भी कोने का स्कूल हो, कहीं का भी कोई एकेडमी, स्कूल, टीचर्स कुछ भी हो। ठीक है। पाकिस्तान में देयर इज़ मोर ऑफ अ कंपटीशन कि उस फैमिली का एक बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है और एक बच्चा पब्लिक में जा रहा है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन में, उनके नॉलेज में बहुत फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे सारी एजुकेशन इज़ गवर्नमेंट फंडेड, और जो पेरेंट्स जिनकी जॉब्स नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बच्चों के लिए अलाउंस भी दिया जाता है। सो दैट ये अलाउंस किस तरह का होता है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये अलाउंस बेसिकली उनकी डेली रूटीन की चीज़ों का भी होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का इन्फेंट है या कोई टॉडलर बेबी है, तो उसके लिए उसकी बेसिक नीड्स जैसे कि पैम्पर्स हो, उनके दूध वगैरह हो, उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। और उनकी ड्रेसिंग, उनके स्पोर्ट्स, कहीं भी उन्होंने कुछ चीज़ चाहिए हो। ठीक है। और जो एजुकेशन है दैट इज़ एंटायरली फ्री, और वहाँ पे एक चीज़ बहुत फोकस करते हैं, दैट इज़ एथनिसिटी। वहाँ पे रिलीजियस स्कूल्स भी हैं, क्योंकि आयरलैंड इज़ अ क्रिश्चियन कंट्री। उनके अपने स्कूल्स भी हैं, और डाइवर्सिटी की वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं। उसके लिए वहाँ पे स्कूल्स हैं, दे आर नोन एज एजुकेट टुगेदर। वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं पढ़ाते, बट वहाँ पे उनको बेसिक वैल्यूज़ और बेसिकली उनको एक अच्छा इंसान बनाने पे, जो अखलाकियात पे जो काम किया जाता है, वो सब के लिए बराबर होता है। इसलिए वो हमसे ज़्यादा अच्छी कौमें जा रही हैं कि उनको बेसिक लेवल से लेकर बूढ़े होने तक एक तरह की एजुकेशन, एक तरह का माहौल दिया जाता है। ठीक है। इसकी वजह से यूनिफॉर्म रेस या यूनिफॉर्म कौम उभर के सामने आती है। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। यस प्लीज़। जी, यहाँ पे ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, और ये इसमें मैं जस्ट कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि फॉरेन मतलब आयरलैंड में या यूरोपियन साइड पे जब मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैं अपनी बेटी के स्कूल के बारे में जानूँ और मैं कौन से स्कूल में उसको भेजना है उसके बारे में देखें, तो इत्तेफाक हुआ कि उसके सिस्टम्स को जाके देखा जाए कि स्कूल्स वहाँ पे कैसे हैं, वहाँ पे किस तरीके से। उसके बाद मैंने एक सोशल एक्टिविटी कम्युनिटी सर्विस का एक प्रोग्राम पे साइन इन किया, जिससे मुझे जाके बच्चों को मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में उनको इंटरेस्ट डेवलप करवाना था, और उनको बाकायदा उस पर वो मैथ्स को अट्रैक्ट हो, मैथ्स की तरफ, और नंबर से भागे नहीं। तो मुझे कंप्लीट प्रोसेस से गुजरना पड़ा। वो प्रोसेस ये था कि मुझे सबसे पहले हमारी वहाँ पे पुलिस ड्यू डिलिजेंस हुई कि जी हमारे अगेंस्ट कोई रिपोर्ट्स तो नहीं है। अच्छा। बच्चों के हवाले से उन्होंने का सर्टिफिकेट आया, उसके बाद उन्होंने अलाउ किया ग्रुप ऑफ पीपल को कि हम वॉलंटियर करें और सोशल उस बच्चों के साथ इंगेज हो इन टर्म्स ऑफ कोचिंग। ठीक है। तो उसके बाद हमें प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना पड़ा, जिसमें उन्होंने हमें ट्रेन किया कि आप बच्चों के बिहेवियर्स पे नज़र रखेंगे कि वो अगर कोई बच्चा शाय है या वो बच्चा ज़्यादा बात नहीं कर रहा, तो आप एस्केलेट कर देंगे एक फोरम को, जो कि फॉर्मल फोरम बना हुआ था, और आप बच्चों से खुद नहीं पूछेंगे कि आपके घर के मसले मसाइल क्या हैं, ताकि वो प्राइवेसी रहे, वो कॉन्फिडेंशियलिटी रहे। वो इस लेवल पे जाके लोगों की भी ट्रेनिंग करते हैं जो बच्चों को इंगेज करते हैं पढ़ाने में या काउंसलिंग में, और
इस लेवल पे स्ट्रक्चर्ड है उनके सिस्टम्स। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मुझे समझ आई कि उन्होंने फॉरेनर्स ने इस चीज़ को थ्रू देयर एक्सपीरियंस लर्न किया कि एक बच्चा जो पहले अपने 10-15 सालों में होता है उसकी क्वालिटी ग्रूमिंग, क्वालिटी डेवलपमेंट इंतहाई ज़रूरी है। और वो इस कदर ज़रूरी है कि अगर आप उस प्रोसेस को पहले 10 से 15 साल मैनेज कर लें प्रॉपरली, तो वो आप एक ज़बरदस्त वर्क फोर्स, पूरी जनरेशन एक बना रहे हैं जो कि आगे चल कर क्रिएटिव भी होगी, डिसिप्लिन भी होगी। और फिर वो स्पोर्ट्स में लेके आते हैं बच्चों को लाजमी। और स्पोर्ट्स मैंने देखा कि जितने भी मैंने स्पोर्ट्समैन से मिला 10 से 15 साल के लोगों के, वो बड़े डिसिप्लिन थे, टू द पॉइंट थे, कॉन्शियस ऑफ देयर कम्युनिकेशन थे, कितनी बात करनी है, और वो बेहतर सिटीजन मुझे लगे। और उसका उन्होंने इस चीज़ को सीख लिया है कि यही बच्चे कल को जब आपके यंग बनेंगे, जॉब्स कर रहे होंगे, तो यही लोग अच्छी जॉब्स करेंगे, यही टैक्स मनी जनरेट करेंगे, और ये टैक्स मनी कल को फिर आपकी नेशनल फंडिंग में जाएगा, और वहाँ से फिर आपके पूरी कौम को फ़ायदा होगा। तो वो बचपन से बच्चों को ना एक बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डालना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात, वो जो चाइल्ड बेनिफिट वाली बात थी, उसमें एक बात ये थी कि वही प्रोसेस है कि क्वालिटी स्पेंडिंग ऑन द किड्स, ताकि वो अच्छे सिटीजन्स बने, इनकम जनरेट करें। वो इनकम आपकी गवर्नमेंट के पास आए इन द फॉर्म ऑफ 40-50% टैक्सेस, 30% टैक्सेस। पर जब गवर्नमेंट के पास एक अच्छी पूल ऑफ मनी आती है, तो वो जितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको वो लोग फैसिलिटेट करते हैं मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन करके, ताकि जो आपके पेरेंट्स हैं उनके ऊपर बर्डन ना बने वो बच्चों के साथ कि जी हमारे खर्चे ज़्यादा करवा दिए, तो उसके ऊपर वो इम्पैक्ट ना करें। तो दैट्स हाउ यू नो दे होल थिंग। ठीक है। अच्छा मुफस्सिर, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी, मैंने आप लोगों का बहुत टाइम ले लिया, तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि जब पाकिस्तान से हम कोई चीज़ें भेजते हैं, हम बात करते हैं क्वालिटी मटेरियल की, ठीक है, अगर हम कपड़े भेजते हैं या खेलों का सामान भेजते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ भेजते हैं, तो बाहर कंट्रीज़ में पाकिस्तान की क्वालिटी को कितना मेजर किया जाता है, किस नज़रिए से देखा जाता है? क्या वो तंग नज़रिए से देखते हैं पाकिस्तान की क्वालिटी को कि भाई पाकिस्तान से आया, हो सकता है कि 19-20 हो, या फिर पाकिस्तान से आई भी किसी भी चीज़ को वो बहुत अच्छा समझते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि हम पाकिस्तान से मंगवाएं? देखिए, इट्स बिन आई बिन इन आयरलैंड फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ। तो मैंने ये देखा कि जब इनिशियल सालों में वहाँ पे था, तो मुझे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स वहाँ पे काफ़ी नज़र आती थी। अच्छा। तो और उनकी क्वालिटी भी ज़बरदस्त होती थी। मैंने खुद भी वो मटेरियल यूज़ किया, खासतौर पर टेक्सटाइल आइटम्स तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। लेकिन इन द लास्ट 4 or 5 years वहाँ पे बांग्लादेशी और इंडियन खासतौर पर टेक्सटाइल आइटम्स बड़े ज़्यादा नज़र आए। अच्छा। तो जब मैं उसको आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ वहाँ पे मेरे दोस्त हैं जो उनकी इंडस्ट्रीज़ भी हैं टेक्सटाइल की, यूके में भी बेस्ड हैं, उनसे अंडरस्टैंड किया तो पता ही चला कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ के इश्यूज़ थे, वो जो कॉस्ट के इश्यूज़ थे कि जी आपकी कॉस्ट बढ़ती गई, डॉलर डिप्रिशिएट हुआ, जिसकी वजह से ना इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस लेवल पे रही नहीं कि ये बीट कर सकते या कम्पीट कर सकते बांग्लादेशी आइटम्स को या इंडियन आइटम्स को। और हम तो एंड यूज़र के तौर पे वहाँ बैठ के जब देख रहे होते हैं, तो हमें अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट नज़र नहीं आती है, इंडियन या बांग्लादेशी नज़र आती है, तो वो साफ नज़र आ रहा होता है सामने। तो उससे फिर मैंने एक दो अपने दोस्तों से और भी बात की, जस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। तो अल्टीमेटली यही बात ज़हन में आई कि हमें चाहिए कि हमारी कौम की जो नेशनल स्पेंडिंग प्रायोरिटीज़ हैं उसको हम रिविजिट करें। जितने भी लोग हमारे लॉ मेकर्स हैं, जो पावर जो के स्टेक होल्डर्स हैं, वो सबको इंगेज करें और नेशनल स्पेंडिंग प्रायोरिटीज़ को रिविजिट किया जाए। उसका मैंने कंपैरिजन कर रहा था, देख रहा था, तो मैंने बांग्लादेश को ही चेक किया कि उसके नेशनल स्पेंडिंग प्रायोरिटीज़ कैसी हैं। वो लोग हेल्थ में, एजुकेशन में, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपनी गवर्नमेंट लेवल पे स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान में 8 से 10% स्पेंडिंग है टोटल नेशनल बजट की ऑन हेल्थ, जुडिशरी, लॉ इन्फोर्समेंट और एजुकेशन सेक्टर। ठीक है। जबकि बांग्लादेश में इसके अप टू 40% है। ठीक है। तो इसका बेसिकली नुकसान ये होता है कि अगर आप अपने मुल्क में, पाकिस्तान में आज जबकि 220 मिलियन हमारी पॉपुलेशन है, अगर आप हेल्थ और एजुकेशन पे और जुडिशरी पे या लॉ इन्फोर्समेंट पे स्पेंड नहीं कर रहे, ठीक है, तो कल को आप कि 10 साल के बाद एक ऐसी आपके सामने पूरी जनरेशन खड़ी हुई होगी जिसकी टैक्स पेइंग कैपेसिटी कम होगी या जिस लेवल की हो सकती थी उस लेवल की नहीं होगी। आपकी पूरी कौम की परचेजिंग पावर आज भी बहुत कम है, आने वाले दिनों में और कम होती जाएगी। तो परचेजिंग पावर अगर आपकी कम है तो आपकी इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर सकती। आप यू विल ऑलवेज बी स्ट्रगलिंग टू अवॉइड अ क्रैश। तो हमें चाहिए कि हमारी नेशनल स्पेंडिंग प्रायोरिटीज राइट हों ताकि हम अपने हेल्थ पे, अपनी एजुकेशन पे खासकर
इतने पैसे स्पेंड करें कि 10 साल के बाद हमारी पूरी कौम की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो परचेजिंग पावर है, वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाए। क्योंकि बाकी दुनिया में ऐसा हो रहा है। आयरलैंड में अप टू 80% वो हेल्थ, एजुकेशन, जुडिशरी, इन चीज़ों पे लगाते हैं। तो और उसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने हैं। तो ये अगर हम काम नहीं करेंगे तो आज फिर भी हम अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो यू नो इट इज गोइंग टू पोज अ बिग क्वेश्चन ऑन पाकिस्तान्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या एबिलिटी टू कम्पीट द रीजन। एंड तो इस चीज को बड़ा जरूरी है इसको देखना। जस्ट वन थिंग टू ऐड हियर, नो वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, बट यहाँ आपका कोई क्वेश्चन था कि पाकिस्तान से जो चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं उनको कैसे देखा जाता है। तो इसमें एक चीज़ दैट नीड्स अप्रिसिएशन वो ये है कि फीफा 22 में फुटबॉल का जो टूर्नामेंट था उसमें पाकिस्तान के फुटबॉल्स गए, और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है। तो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स गुड ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस हैं, और उनको वो एंड दे बेसिकली ऑन डिमांड, उनको मंगवाया जाता है स्पेशली, जिसमें ये क्रिकेट बैट्स, बॉल्स और स्पेशली फुटबॉल्स आती हैं। ठीक है। तो बीइंग इन फीफा 22 ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान। अच्छा, मुझे लग रहा है कि यहाँ सारा जो है वो फीफा की फैन है बहुत। मैं कह सकते हैं, यस। चलें, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी नॉलेज हमारे उन व्यूवर्स को दी है जिनको नहीं पता कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी लाइफ किस तरह स्पेंड कर रहे होते हैं और किस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनके साथ हो रही हैं। वहाँ यहाँ पाकिस्तान में क्या ड्रॉबैक्स है और वहाँ जो है वो आप लोगों को क्या फैसिलिटीज़ जो है वो मिल रही होती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो दोबारा हमारे शो पर आएंगे और पाकिस्तान से रिलेटेड जो चीज़ें अभी आपने जो कुछ ड्रॉबैक्स बताए वो आने वाले दिनों में जो है वो और बेहतर सहूलियात के साथ आपको पाकिस्तान मिलेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान जितना हमारा है उतना ही ओवरसीज पाकिस्तानी का भी है। क्योंकि आप लोग जो हैं वो जिस तरह बाहर पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान को प्रमोट करना और पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज दिखाना वो आप लोगों की जो है वो एक उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत बड़ी आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे अगेन थैंक यू करूंगी और इसके साथ ही मिलूंगी आपसे अलविदा। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।